हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए, तो सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th टर्म 2 के लिए। थर्ड वीडियो हमारा है ये आज का, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। पहली बात तो सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं, सरफेस किसे कहते हैं, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, फिर उसके बाद एडजॉर्प्शन में डिफरेंस और मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, वाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज नेक्स्ट इस वीडियो में ये जो वीडियो हमारा है इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। फैक्टर्स affecting adsorption of gases on solids। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से जिनकी वजह से गैसेस का एडजॉर्प्शन सॉलिड्स पे अफेक्ट होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। इसमें एक बार मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, देखिए बेटा, जिस गैस का एडजॉर्प्शन हम स्टडी कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड, उस गैस का नेचर कैसा है। और गैस के नेचर में सबसे मेन चीज़ रहेगा क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसमें ध्यान रखना, ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इज इट्स एडजॉर्प्शन। सिंपल सी बात है, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा गैस का उतना ही उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा। वैसे हमने पढ़ा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता। केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है, बट फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि एक ही गैस, सेम गैस कई सारे अलग अलग एडजॉर्बेंट सरफेसेस पे एडजॉर्ब होती है और अलग अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होती है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। और क्रिटिकल टेम्परेचर इधर हम दिखाएं, क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू अलग अलग। और ये सारा जो हम देख रहे हैं ये एनटीपी कंडीशंस पे कर रहे हैं, एट एनटीपी कंडीशंस। ठीक है भाई, देखो कुछ गैसेस के एग्जांपल्स ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन की, ठीक है, या फिर हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं SO2 का, एक सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। हाइड्रोजन के लिए ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड इन cc सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है बेटा, और क्रिटिकल टेम्परेचर आपका केल्विन में रहेगा। तो हाइड्रोजन का अपना वैल्यू आती है 4.7। ये आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। और क्रिटिकल टेम्परेचर इसका 33 केल्विन। इसी तरह से नाइट्रोजन के लिए ये वैल्यू आएगी 8.0 cc और क्रिटिकल टेम्परेचर इसका रहेगा भी आपका नाइट्रोजन का 126 केल्विन। सल्फर डाइऑक्साइड में क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बहुत हाई होती है, 430 केल्विन, और ये आएगा 380 cc, 380 cc। समझ रहे हो आप। तो जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है नेचर ऑफ गैस में, ओनली वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इज द intermolecular force of attraction, easier is the liquefaction of gas.
सो उसका एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, नेचर ऑफ गैस। और इसमें सबसे मेन चीज़ है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू। क्लियर, नो डाउट। ठीक है बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई उतना ही गैसेस का एडजॉर्प्शन किसी सॉलिड सरफेस पे ज़्यादा होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, सेकंड पॉइंट आपका। इसमें भी कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है, आसान ही है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हम क्या कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब कि एडजॉर्प्शन कितना हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। ये डिपेंड करेगा एक तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे, कि एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स, एडजॉर्बेट जो पार्टिकल्स उस पर आके चिपकने वाले हैं उनको यदि ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेचर में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। और सरफेस एरिया का आपको पता ही है क्या, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज एडजॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होने वाली प्रोसेस है। तो जितना एडजॉर्प्शन सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा उतना ही सिंपल सी बात है एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे। एडजॉर्बेट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट सरफेस के ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे तो चांसेस ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड इम्पोर्टेंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसका भाई, प्रेशर का इफेक्ट किस पे, एडजॉर्प्शन पे। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट यहाँ पे रहेगा। तो एक सिंपल सी बात तो देखो जो मुझे लगती है ये होनी चाहिए कि इस एक्सिस पे हम दिखाएं प्रेशर और इधर हम दिखाएं x/m। यहाँ पे x क्या रहेगा, x इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पे x क्या होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ध्यान रखना, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है भाई। तो विद इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे इसको हम कह सकते हैं क्या भाई, P नॉट, या सैचुरेशन प्रेशर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा इसको हम, सैचुरेशन प्रेशर। मतलब इस पॉइंट पे जाके अब हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या अमाउंट जो एडजॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि अब जितनी गैस या जितने एडजॉर्बेट पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं उसी सेम अमाउंट में कुछ पार्टिकल्स डिजॉर्ब भी हो रहे हैं वहाँ पे। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेसेस सेम स्पीड से होने लगी, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे आ जाता है। तो ये सिंपल सा है कि इसका मतलब ये रहेगा कि इनिशियली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या रहेगा यहाँ पे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन increases initially till a equilibrium point आने तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और है इसमें, हम इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को समझने के लिए एक आइसोथर्म एक्चुअली नेम है उसका, और एक इम्पोर्टेंट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म उसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन।
आइसोथर्म। क्या बेटा? फ्रेंडलिच, FREUN लिच, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये तो नेम हो गया फ्रेंडलिच का तो, और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आइसोथर्म किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्म? ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म 1909 में फ्रेंडलिच ने ये आइसोथर्म दिया था। और इसमें देखो एक सिंपल सी चीज़ क्या है, ग्राफ हम दिखाएंगे सेम उसी तरह से। इधर हम लेंगे x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है भाई। और इस तरफ हम क्या दिखाएंगे? प्रेशर। एक तो ये रहता है कि टेम्परेचर बढ़ने से, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो सेम गैस या सेम सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन ऑन सेम एडजॉर्बेंट देखें तो लो टेम्परेचर पे लो रहेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन में बढ़ता है इनिशियली, फिर डिक्रीज होता है। लेकिन चलो बाद में डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हम प्रेशर के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको दिखाएं, कुछ इस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पे एट लो प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर और एट हाई प्रेशर, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया उसने। तो यहाँ पे एट लो प्रेशर वो कहता है कि x/m इज़ प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एट लो प्रेशर। और यदि प्रेशर हाई लेते हैं या इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करते हैं, एट इंटरमीडिएट प्रेशर यहाँ x/m क्या हो जाएगा? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P raised to power 1/n। अभी हम डिस्कस करेंगे इनको, ये क्या है अलग अलग। और एट हाई प्रेशर x/m इज़ प्रोपोर्शनल टू P raised to power 0। तो ये 3 रीजंस उसने अलग अलग ग्राफ में बताए। तो यहाँ पे हम तीनों कंडीशंस को अलग अलग डिस्कस करें। फर्स्ट कंडीशन एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे दिखाया x/m इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू P। मतलब यहाँ इस हिस्से तक जब प्रेशर कम है तो वहाँ पे लगभग स्ट्रेट लाइन आएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। तो यू कैन राइट हेयर दैट एट लो प्रेशर एक्सटेंट, इसी को आप शब्दों में लिखना है, बस लिख लोगे आप, है ना। सेकेंड कंडीशन इसमें हम क्या दिखा सकते हैं? एट इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज, एट इंटरमीडिएट प्रेशर या एट इंटरमीडिएट ही कहेंगे, बीच का, ना बहुत ज़्यादा ना हाई ना लो प्रेशर। तो उस कंडीशन पे हमने दिखाया x/m इज़ प्रोपोर्शनल टू P raised to power 1/n, ठीक है। वेयर n क्या रहेगा? n इज इक्वल टू 0 to 1। n की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी हमारी। तो हम इसको भी वर्ड्स में लिख देंगे। एट इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेज टू द पावर 1/n वेयर n इज दिस। और थर्ड कंडीशन वहाँ पे क्या लिया? एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं तब हमारा x/m इज प्रोपोर्शनल टू P raised to power 0, मतलब प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एट दिस रेंज ऑफ प्रेशर एट वेरी हाई प्रेशर x/m becomes इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे तुम कितना ही प्रेशर बढ़ाते रहो, उसके बाद x/m वहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। तो दिस इज़ नोन एज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहली बात तो एक ही ध्यान रखना, व्हाट डू मीन बाय आइसोथर्म्स? आइसोथर्म्स का मतलब ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। क्लियर है भाई, सभी को याद रहेगा ये। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ें।
एक तो चीज़ें और भी इसमें बताई हुई हैं, बट आप लोग उसका कोई ज़्यादा इसमें इतना रोल रहेगा नहीं। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। किसकी बेटा? इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये एक इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट रहेगा। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें क्वेश्चन बनता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट रहता है, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। फिजिकल एडजॉर्प्शन एक ऐसा एडजॉर्प्शन है जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? वीक होते हैं, रिवर्सिबल नेचर का होता है, इजीली पार्टिकल्स डिसॉर्ब हो जाते हैं वहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन में। और केमिकल एडजॉर्प्शन हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में, तो इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कुछ अलग रहता है और फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कुछ अलग आता है। चलो हम डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों में टेम्परेचर का इफ़ेक्ट अलग अलग आएगा। ग्राफिकली मैं दिखाऊं, इस तरफ मैं लेता हूं टेम्परेचर, इधर हम लेते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। यदि फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाएंगे इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है बच्चों। केमिकल एडजॉर्प्शन में सेम इसी ग्राफ को यदि हम प्लॉट करें टेम्परेचर वर्सेस x/m, तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से हमारा आएगा। इनिशियली एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा इस टेम्परेचर पे मान लो, ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर डिक्रीज होगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करें? वाई दिस टाइप ऑफ ग्राफ, वाई वी गॉट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स फॉर दिस, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे वीक वंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, इसलिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन मतलब पार्टिकल्स का सरफेस से हटना, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सरफेस पे जो पार्टिकल्स चिपके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वहाँ से डिसॉर्ब हो जाएंगे सरफेस से। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, केमिकल बॉन्ड लाइक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, केमिकल बॉन्ड बनता है मान लेते हैं हम। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहले रिएक्टेंट पार्टिकल्स के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनिशियली क्या होगा, इनिशियली राइज इन टेम्परेचर एक्ट्स एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, एंड आफ्टर ए मैक्सिमम वैल्यू इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो ये चीज़ रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, ध्यान रखना आपको। उसके बाद इसमें लास्ट एक पॉइंट और बता सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं। सबसे मेन चीज़ एक्टिवेशन का मतलब, या तो जैसे इनएक्टिव सरफेस है उसको एक्टिवेट करना है। अब इनएक्टिव कैसे हो सकता है, जैसे अब मैंने बोर्ड, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर पूरे पे यदि लिखा हुआ, तो मैं नया कोई टॉपिक या नई कुछ भी आपको समझाऊंगा तो सब क्लियर अलग सब मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो पहले मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, बोर्ड को मतलब इरेज करना पड़ेगा, साफ़ करके इसको खाली करना पड़ेगा। तो एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट हमारा
एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। ठीक है भाई, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट का मतलब समझ में आ रही मेरी बात आपको, कि हमें एडजॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉर्बिंग पावर। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट मीन्स इंक्रीजिंग द एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की जो एब्जॉर्बिंग पावर है, एडजॉर्बिंग पावर, उसको इंक्रीज करना क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। और ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे पहला इसमें हम दिखाएं, बाय मेकिंग द सरफेस फ्री। सरफेस पे यदि पहले से कुछ पार्टिकल्स एडजॉर्ब्ड हैं, जैसे ये बोर्ड है, इसी का एग्जांपल नहीं, इस पर यदि मैंने पूरे पे लिखा हुआ है, तो दोबारा से यदि मुझे इस पे लिखना है तो उसके लिए पहले एक बार इसको पूरे को फ्री करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा हाउसेज़ में जब हम पेंट करते हैं, मेटल गेट पे, दरवाज़ों पे या वॉल्स पे, वुडन आर्टिकल्स पे, तो उसके लिए सजेस्ट करते हैं कि पहले प्राइमर अप्लाई करो। प्राइमर होता है ना, तो उसका फंक्शन क्या है बेटा, प्राइमर क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी सरफेस हो उस पर गैसेज, डस्ट वगैरह वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, और यदि हम डायरेक्ट उस पर पेंट अप्लाई करेंगे तो पेंट और उस सरफेस के बीच में वीक फोर्स, मतलब जो जितना अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, और उससे क्या होगा कि फिर वो पेंट लेयर्स बन के, पपड़ी बन के जल्दी उतर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा केमिकल उस पर अप्लाई करते हैं पहले, जो पहले से एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा और उस सरफेस के साथ भी करेगा, और एक परमानेंट लेयर, नया सरफेस जनरेट करेगा जो फ्री रहेगा, खाली रहेगा। उस सरफेस पे जब हम पेंट अप्लाई करेंगे तो फिर पेंट और उस जो नया सरफेस वहाँ पे बना उसके बीच में बॉन्डिंग अच्छे से होगी, और अच्छे से होल्ड कर पाएगा वो सरफेस पेंट को। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, बाय मेकिंग द सरफेस फ्री फ्रॉम ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स। ऐसा करने के लिए उसको हम मैकेनिकल रबिंग का यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस पर घिस के उसको, रेग मार्क वगैरह जैसे लोहे के आर्टिकल्स को पेंट करने के लिए पहले सैंड पेपर होता है, उससे उसको घिसते हैं, उसके ऊपर जो रस्टिंग वगैरह है वो रिमूव हो जाए, है ना। या उसको हीट कर दें, हीट करने से जो गैसेस वगैरह एडजॉर्ब्ड होंगे उस पर, वो वहाँ से डिजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी, क्लियर है। बाय रिमूविंग द ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड गैसेस। तो बस यही चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना। तो इस तरह से हम एडजॉर्बेंट की एडजॉर्बिंग पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपना। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही।